नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शैलेश क्लासेस के इस मंच पर। चलिए हाजिर हो जाइए आप सभी लोग फटाफट के अंदाज में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने हित मित्रों तक, साथी संगियों तक, सखी सहेली सहेला तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। मीटर चढ़ा दीजिएगा। हाँ, मीटर खींचो मास्टरों, सभी लोग मीटर खींच दो। दबा करके मीटर चढ़ जाना चाहिए। चलो लगा दो एक बार जोर, लगा दो एक बार ताकत। आप सभी लोग ले जाओ, एकदम खींच करके मीटर चढ़ा दो सभी लोग। आज के सेशन में हम सभी लोग एक बार फिर से पीवाईक्यू सेशन में शैक्षिक मूल्यांकन के 2024 के सवाल देखेंगे। इसमें आप सभी के 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी के हैं, 15 अति लघुत्तरी के हैं और 10 लघुत्तरी के सवाल हैं। यानी कंप्लीट पेपर हम सभी लोग सॉल्व करेंगे। तो एक थोड़ा सा 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो 1.5 घंटे तक आप सभी लोग ये मान करके चलिए कि प्राण आपका हम पिएंगे 1.5 घंटा तक। और आप सभी लोगों को इस बाबत तैयार भी रहना होगा। इसके दौरान आप सभी लोग पानी वानी रख लीजिए अपने आसपास, पीते रहिएगा। कलम रख लीजिएगा लिखने के लिए, जरूरी सूचनाएं नोट करने के लिए। हाँ जी, एकदम दमदार तरीके से सेशन को मस्त बनाइएगा। आइए शुरुआत करेंगे हम सभी लोग। सर्वप्रथम बहुविकल्पी टाइप के सवाल देखना शुरू करेंगे। और बहुविकल्पी सवालों में सबसे पहला सवाल आपके सामने आ गया। पूछ रहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है कौन होता है भाई? मूल्यांकन का केंद्र बिंदु कौन होता है? जवाब देना शुरू कर दीजिएगा। साइड हटे क्या हम? ऐसी कौन सी जगह खड़े हों जहां पर आपको प्रश्न और दोनों विकल्प सभी दिखाई पड़ जाएं? चलो ऐसे ही किनारे रहेंगे तभी दिखाई पड़ेगा। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होता है? कह रहा शिक्षक केंद्र बिंदु होगा, या फिर विद्यालय केंद्र बिंदु होगा, विद्यार्थी केंद्र बिंदु होगा, प्रधानाचार्य केंद्र बिंदु होगा। बताओ भैया, मूल्यांकन का सेंटर किसे को मानेंगे आप? मूल्यांकन का केंद्र बिंदु कौन होगा? बहुत बढ़िया, सभी के जवाब आ गए हैं। कौन सा? मूल्यांकन के केंद्र बिंदु विद्यार्थी होते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आप सभी का। अच्छा, क्यों मूल्यांकन का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है भाई? तो मूल्यांकन का केंद्र बिंदु विद्यार्थी इसलिए होता है कि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? बताना, शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षा का केंद्र बिंदु की बात अगर हम करें तो शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो आप जवाब दोगे कि गुरुजी शिक्षा का केंद्र बालक होता है। आज के डेट में शिक्षा कैसी होती है? बाल केंद्रित होती है। और शिक्षा और मूल्यांकन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यानी शिक्षण प्रक्रिया का मूल आधार किसको माना जाता है? मूल्यांकन को माना जाता है। यदि किसी शिक्षण प्रक्रिया को सही बनाना है तो मूल्यांकन को सही बनाना पड़ेगा। तो जब मूल्यांकन और शिक्षा ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मूल्यांकन भी बाल केंद्रित होना चाहिए, जैसे शिक्षा बाल केंद्रित होगी। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? जो बात मैंने बताया वो बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। आज के डेट में बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का मूल आधार कौन होता है? मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन तय करता है कि शिक्षा कैसी होगी। तो जब शिक्षा बाल केंद्रित होगी तो मूल्यांकन के कारण ही बाल केंद्रित बनाया गया है। इसका मतलब है कि मूल्यांकन भी कैसा होगा? बाल केंद्रित होगा। आयान करें सर मैं आपको टीवी में देख रहा हूं, तब तो बहुत बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे होंगे, हम भारी भारी दिखाई पड़ रहे होंगे। अब यह दूसरे नंबर के सवाल में, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों जल्दी जल्दी उत्तर देने का काम शुरू कर दो। मास्टर साहब लोगों जवाब दो और मीटर खींच दो, मीटर चढ़ा दो, मीटर चढ़ जाए एकदम। कह रहा कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? आइए, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? रचनात्मक को मूल्यांकन की बात करें अगर हम, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे बच्चा? फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसा होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भैया? सुधार लाना, अधिगम में सुधार लाना, बच्चों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना। सुधार लाने का मतलब क्या हो गया? बच्चों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना। और आप लोग जवाब दे रहे हो डी विकल्प। आप में से तमाम विद्यार्थी जवाब डी विकल्प दे रहे हैं। देखो, डी विकल्प नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है? सत्रांत। सत्रांत का मतलब है कि पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाने के बाद में जब सत्र समाप्ति होगी तो सत्र के अंत में योगात्मक होता है, रचनात्मक नहीं होता बच्चा। सत्र के अंत में जो मूल्यांकन करते हैं वह योगात्मक मूल्यांकन होता है, वो रचनात्मक नहीं होता है। आप इस बात को समझ लीजिए पहले। सत्र के अंत में जो मूल्यांकन होता है उससे कठिनाइयों को समझा नहीं जा सकता है। सत्र के अंत में योगात्मक मूल्यांकन होता है, जिसका लक्ष्य होता है निर्णय देना, अंक प्रदान करना या ग्रेड प्रदान करना। यहां पर आप सभी का जवाब सही होना चाहिए। छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना, ये रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, क्योंकि रचनात्मक का मतलब होता है सुधार लाना। सुधार लाने का मतलब है कि सीखने की क्षमता को बढ़ाना। ये कब होता है रचनात्मक मूल्यांकन? तो यह प्रक्रिया के प्रारंभ में, यानी कि प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के दौरान। प्रक्रिया के दौरान ये रचनात्मक मूल्यांकन ऐसे होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? यानी पढ़ते पढ़ाते समय मूल्यांकन करने की बात जब आएगी तो इसका उद्देश्य होता है सीखने की क्षमता को बढ़ाना। अरे सिंपल है, इसका एक एग्जांपल सेट कर लो आप सभी कि जैसे जब आप सब्जी बनाते हो तो सब्जी बनाने के दौरान बीचवा में आप नमक चेक करते हो कि नहीं चेक करते हो? बोलो, सब्जी बनाने के दौरान बीच में आप नमक चेक करते हो ना? क्यों चेक करते हो? स्वाद ले लेते हो बीच में कि नहीं? बना रहे हो, निकाले, सुरुक लिए। और ये सुरुक्का क्यों मार लिए? सुरुक्का इसलिए मार ले रहे हो कि अगर कुछ गलती होगी तो हम क्या करेंगे? सुधार कर देंगे। इसका मतलब है कि आप ना पहले से गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो। हाँ। अच्छा, सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना अगर कहीं होता तो हम वो कर लेते, लेकिन यहाँ सत्र के अंत में कह करके बात खराब कर दिया है।
आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है तीसरे नंबर का। मूल्यांकन मापन से अलग कैसे है, बताइए। मूल्यांकन मापन से अलग कैसे है? तेजी से आप सभी लोग जवाब दे दीजिएगा, फटाफट उत्तर दीजिए। मूल्यांकन मापन से अलग कैसे होगा? मूल्यांकन क्या होता है बच्चा? मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य प्लस अंकन, इसी को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्य प्लस अंकन मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन और मापन की बात करें क्या है? मापन होता है क्या? मात्रात्मक अभिव्यक्ति। किसी वस्तु या गुण की मात्रात्मक अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। किसी वस्तु को या किसी गुण को मात्रा या संख्या के रूप में व्यक्त करना मापन कहलाता है, और उसके आधार पर फिर मूल्य का अंकन करना ये मूल्यांकन कहलाता है। आप कह सकते हैं कि जो मापन है ये मूल्यांकन का ही एक हिस्सा होता है। तो यहां पर निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया होती है। निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया क्यों? क्योंकि मूल्यांकन कैसा होता है? मूल्यांकन में मापन भी शामिल होता है और प्लस मूल्य निर्णय भी शामिल होता है। मापन के साथ साथ इसमें मूल्य निर्णय भी शामिल है। जबकि मापन में खाली और खाली मात्रात्मक अभिव्यक्ति पता चलता है। तो इसका मतलब है कि व्यापक प्रक्रिया हो गई कौन? मूल्यांकन, जिसमें निर्णय लेने का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जाता है। बिल्कुल विकल्प आप सभी का जवाब सही आ गया। कौन सा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ गया। शाबाश, बहुत अच्छा, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल करेक्ट आ गया है। आगे देख लेते हैं चौथे नंबर के सवाल में। मापन का सामान्य सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? अब आप सभी को पता है कि मापन किस रूप में व्यक्त होता है। मापन में संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। संख्यात्मक कह दें या फिर हम मात्रात्मक कह दें, या फिर कहीं शब्द आपके लिए परिमाणात्मक भी प्रयोग करके आ सकता है। परिमाणात्मक शब्द भी आ सकता है कहीं पर। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। तो इसका सामान्य सिद्धांत संख्या से, गणित से संबंधित हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? सी वाला विकल्प। मैक्सिमम लोगों का जवाब सही आ गया। क्या बात है, क्या बात है, एकदम जलवा कायम है ग्रुप। आओ भाई, पांचवें नंबर को देखना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणित मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है? मूल्यांकन की विशेषताओं की बात यहां पर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? मूल्यांकन की विशेषताएं पूछ रहा है। तो मूल्यांकन की विशेषताओं में कह रहा है कि कौन सा प्रमाणिक मूल्यांकन की विशेषता में शामिल नहीं होगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो जो मूल्यांकन की विशेषता होती है उसी को उत्तम परीक्षण की विशेषता भी कहा जाता है। दो सवाल आपके तैयार होते हैं, उसी को उत्तम परीक्षण की विशेषता भी पूछा जाता है। तो अगर आप मूल्यांकन की या उत्तम परीक्षण की विशेषता की बात करोगे तो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता ये होते हैं, जटिलता नहीं होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। विश्वसनीय मूल्यांकन का मतलब यह है कि नंबर में विश्वास हो, मूल्यांकन ऐसा हो कि उसमें अविश्वास उत्पन्न ना किया जा सके, उसमें विश्वास रहे। वैधता का मतलब ये होता है कि जिस उद्देश्य से मूल्यांकन किया जा रहा है उस उद्देश्य को जांचे मूल्यांकन, तब वह वैध होगा। और वस्तुनिष्ठता का मतलब ये होता है कि कॉपी चाहे जितने लोग जांचें, नंबरों में बदलाव नहीं आना चाहिए, अंतर नहीं आना चाहिए, जटिलता नहीं होनी चाहिए, मूल्यांकन लचीला होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, सभी बच्चों के अनुकूल होना चाहिए उसे। ठीक है, चलो। हाँ, तुम लोग ज्यादा भाव ना खाओ, वीडियो को शेयर वेयर कर दो। चलो भाई, फटाफट के अंदाज में वीडियो शेयर कर दो, भाव ना खाओ ज्यादा। विद्या कसम है सबको। मीटर मेरा चढ़ना चाहिए, मीटर बहुत डाउन चलता है। आओ। कह रहा कि विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसने दी है? बताओ, जल्दी जल्दी उत्तर दे दो। चलो गाइज, फटाफट उत्तर दे दो, देखते हैं कि कितने लोगों का उत्तर सही होता है। मैं थोड़ा साइड में हटूं यार, सामने छेके रहूंगा। जवाब दे दो, कौन सा उत्तर सही करोगे इसमें? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। जियो मेरे शेर, जियो मेरे जुगनुओं, क्या बात है। बी विकल्प यहाँ पर राइट ऑप्शन है। गुडे तथा हार्ट की परिभाषा है ये। गुडे तथा हार्ट की परिभाषा है। बहुत बढ़िया जवाब है सभी लोगों का, बी विकल्प। आगे देख लेते हैं सातवें नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। बताइए कौन? सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। कौन इसमें से मार्ग प्रशस्त करेगा? मार्ग प्रशस्त करने का मतलब ये हो गया कि कौन मार्ग दिखाता है, मार्ग को सरल बनाता है। निदान और उपचार के लिए इसमें से कौन मार्ग को प्रशस्त करेगा, यानी मार्ग को आसान बनाएगा। निदान का मतलब क्या होता है गाइज? निदान मतलब होता है कमी का पता लगाना। कमी का पता लगाना, कमी का पता लगाना, ये क्या होता है? निदान होता है। और उपचार क्या होता है? तो कमी को दूर करना, कमी को दूर करना, कमी को दूर करना, ये क्या कहलाता है? ये उपचार कहलाता है। तो अब देखो, पहले कमी का पता लगाना है, फिर कमी को दूर करना है। इसका मतलब है कि पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान ही ऐसा करना है। यह काम करेगा कौन? रचनात्मक मूल्यांकन करेगा। कौन करेगा भाई? रचनात्मक मूल्यांकन। क्यों? क्योंकि यह मूल्यांकन कैसा होता है बच्चा? यह सुधारात्मक होता है। यह मूल्यांकन सुधारात्मक होता है। इसका उद्देश्य सुधार करना है। अब जब यह सुधारात्मक है तो पहले कमी का पता लगाएंगे तब ना सुधार करेंगे। तो निदान और उपचार यही में शामिल होता है। और अगर आप इसी के अपोजिट योगात्मक की बात करोगे तो एक और मूल्यांकन होता है योगात्मक, जिसका मतलब होता है अंक या ग्रेड देना, निर्णय देना। हाँ, निर्णय देना उसको कहते हैं। मतलब का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुन का पछताने। वो अंतिम बात आती है, जब योगात्मक मूल्यांकन करते हैं तो उसका मतलब होता है अंक या ग्रेड प्रदान कर देना, फिर लौट करके वापस उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। सतत का मतलब होता है लगातार मूल्यांकन, और व्यापक का मतलब होता है शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी पहलुओं का मूल्यांकन। आगे बढ़ो, सवाल देख लो गाइज, कौन सा आ गया? 8वें नंबर का सवाल आ गया। पढ़ा लोगन और जल्दी जल्दी से जवाब दिया, और ज्यादा भाव मत खा, वीडियो शेयर कर दिया, संख्या बढ़ाई दे लोगन, ले जाए 1000 का स्पीड। विद्यार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रमुख जोर दिया गया। बताओ, मतलब यहाँ पर एक जोरदार सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि सीसीई पर जोर दिया गया किसके द्वारा?
किसने इस पर बल दिया था? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसीई का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कंटिन्यूअस और ई सी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, ई का मतलब होता है इवैल्यूएशन। सतत व व्यापक मूल्यांकन पर किसने जोरदार प्रयास किया था? तो भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर जोर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, ए विकल्प आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एनसीएफ 2005 के लागू होने के पश्चात जो है पहली बार सीबीएसई ने लागू किया था इसको 2009 में। 2009 में सीबीएसई के द्वारा सीसीई पैटर्न को लागू किया गया था। वर्तमान में स्कूल प्रणाली में जो नंबर देने वाला कार्यक्रम होता है वो इसी पैटर्न के थ्रू नंबर दिया जाता है, सीसीई पैटर्न के थ्रू। आप नहीं याद हो रहा तो आप खाली सीसीई कर लीजिएगा। सीसीई किसने? 86 में, 1986 की भारतीय शिक्षा नीति। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बौद्धिक योग्यता में वैधता का अर्थ नहीं है, बताओ भैया कौन सा उत्तर? अच्छा, वैधता यहां पर नहीं होना चाहिए, बोध का पूछ रहा है, यहां पर गलत हो गया थोड़ा सा, यहां सही कर लीजिएगा, बोध होना चाहिए। ये रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड सवाल है। बौद्धिक योग्यता के अंतर्गत इसमें से बोध का कौन सा? सतत मूल्यांकन नहीं होगा, रचनात्मक होगा। बौद्धिक योग्यता में बोध का अर्थ कौन सा नहीं है? तो बोध का अर्थ जानते हो कौन सा नहीं होगा? बोध का अर्थ अनुप्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अनुप्रयोग तो बिल्कुल अलग है ही। क्यों? ये कहां से पूछा है, ये याद करो। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, और अंतिम की बात करेंगे तो क्या है? मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये बेंजामिन एस ब्लूम का टेक्सोनॉमी है, वर्गीकरण है। इसी के अंतर्गत कौन नहीं आएगा ये पूछ रहा है। तो अनुप्रयोग तो अलग उद्देश्य ही है, इसलिए अनुप्रयोग को आप अलग कर लीजिए, ठीक है? हाँ बिल्कुल अलग कर लीजिएगा। यहाँ विस्तार होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ अनुभव ना होकर के क्या होना चाहिए? अनुवाद होना चाहिए। अच्छा ये पूछा गया है भाई, कोई बात नहीं, बदल बदल के विकल्प पूछा है। जो इससे पहले आपने सवाल पढ़ा था उसमें यहाँ पर अनुवाद किया था और यहाँ पर विस्तार दिया था। जो इससे पहले सवाल आया था, रिपीट हुआ है ये, तो पहले यहाँ अनुवाद था और यहाँ विस्तार था। आप ये मत समझिएगा कि हम क्वेश्चन गलत रख दिए हैं, बनाया ही इसी विकल्प के साथ, बनाया भी ऐसा ही है, तो टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़ जाओ भैया। सवाल आएगा कौन सा? 10वें नंबर का, कि बच्चों के सीखने की प्रगति के मापन अभिलेख किस पर आधारित होते हैं? बताइए, बच्चों के जो प्रगति के अनुरूप जो होता है, जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिएगा, कौन सा उत्तर सही करेंगे? बच्चों की प्रगति का मापन जो होता है वो कौन से अभिलेख के तहत किया जाता है? सवाल ये पूछ रहा है, मापन अभिलेख किस पर आधारित होते हैं? मापन अभिलेख की बात कर रहा है, देखता हूं कि कितने लोगों का उत्तर सही आता है। सी विकल्प सभी का उत्तर आ रहा है, सी विकल्प सभी का उत्तर आ रहा है। अवलोकन पर आधारित होते हैं, अवलोकन तकनीकी पर आधारित होते हैं। बच्चों के मापन अभिलेख किस पर आधारित होते हैं? प्रगति से संबंधित मापन अभिलेख किस पर आधारित होते हैं? थोड़ा सा सोच समझ करके जवाब दीजिए। सभी लोग सी विकल्प बता रहे हैं, अवलोकन तकनीकी पर आधारित होते हैं, अवलोकन तकनीकी पर आधारित होते हैं। चलो भैया, अवलोकन तकनीकी ही सही करते हैं हम भी, हमारा भी डाउट ही था इसमें। आइए यहाँ पर 11 नंबर का सवाल क्या कहता है? क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण कौन सा होता है? ये वाला उत्तर तो फट से आ जाना चाहिए। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण पूछ रहा है, और ये अब तक इतनी बार करवा चुके हैं, इतनी बार करवा चुके हैं कि सभी को याद हो गया होगा। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? क्या होता है क्रियात्मक शोध? किसी समस्या का तात्कालिक समाधान ही क्रियात्मक शोध कहलाता है। और क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण कौन सा होता है? बहुत बार रिपीट हुआ ये सवाल है, बहुत बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर निष्कर्ष हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा। कौन सा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है कौन सा? निष्कर्ष। वैसे बात करें तो कितने चरण होते हैं? तो चरणों की बात करें तो सबसे पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहला चरण कौन सा होता है बच्चा? समस्या की पहचान करना, सबसे पहला चरण हो जाता है। उसके बाद है समस्या का विश्लेषण, है ना? दूसरी बात पर चलेंगे तो समस्या का विश्लेषण हो जाता है, समस्या का विश्लेषण, विश्लेषण बात हो जाए। विश्लेषण के बाद क्या हो जाएगा? विश्लेषण के बाद परिकल्पना बनाएंगे, ये वाला विकल्प आ जाएगा। तीसरे चरण पर आ जाएगा क्या? परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना का निर्माण करेंगे। और परिकल्पना के निर्माण के पश्चात क्या होगा भाई? परिकल्पना का क्रियान्वयन, नहीं, योजना बनाएंगे। चौथे नंबर पर हम फिर बनाएंगे क्या? योजना का निर्माण करेंगे, योजना का निर्माण करेंगे। और योजना के निर्माण करने के पश्चात क्या हो जाएगा? क्रियान्वयन होगा, योजना का क्रियान्वयन होगा। आइए, योजना का क्रियान्वयन हो गया अगला चरण, योजना का क्रियान्वयन अगला चरण हो गया। 5 चरण हो गया। योजना का क्रियान्वयन करेंगे, क्रियान्वयन करने के बाद क्या करेंगे? परिणामों का मूल्यांकन करेंगे, परिणामों का मूल्यांकन, छठा यहां लिख देते हैं, परिणामों का मूल्यांकन, परिणामों का मूल्यांकन करना। और अंत में जाकर के क्या निकाल लेना? निष्कर्ष निकाल लेना। अंतिम चरण हो जाता है कौन सा? निष्कर्ष निकालना अंतिम चरण हो जाता है। आज तो लग रहा है ग्रीन बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे। आगे बढ़ जाओ मास्टर लोगों। अगला सवाल देखना, 12 नंबर कह रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताओ भैया, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? देखते हैं कि कितने लोगों का जवाब आता है। फटाफट के अंदाज में उत्तर दे दो। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखते हैं कि कितने लोगों का जवाब सही आता है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्रियात्मक का मतलब आप जान ही रहे हैं, क्रिया करना। नैदानिक का मतलब होता है कमी का पता लगाना, कमी का पता लगाना, है ना? और विवरण का मतलब क्या होता है? तो आप समझते हैं कि किसी भी घटना को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना, ये विवरण होता है। अच्छा ये बताओ, निदान में कमी का पता लगाया जाता है ना महाराज, और क्रियात्मक अनुसंधान क्या कहता है? अरे बहुत मार, कनवा के नीचे बजाई बबे पट्ट पट्ट आए के मिल जावा लोगन, तो वह बतावे चाहते हैं।
निदान मतलब कमी का पता लगाना होता है, और क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? समस्या का त्वरित समाधान। ये बताओ, क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है समस्या का त्वरित समाधान। अब निदान तो कमी का पता लगाता है, निदान तो समस्या का पता लगाएगा, और यहां पर क्रियात्मक अनुसंधान क्या कहता है? समस्या का समाधान करता है, समाधान। हाँ, अब बचा विकल्प कौन? डी वाला। यही सही करो, फालतू वालतू नहीं सही करो। हाँ बता थी, मतलब दतवा पिस के मारे मन का हाल कबीर। इतना इतना बताए हैं, इतना इतना पढ़ाए हैं, उस पर भी ये हाल है। अभी पूरी बात पढ़ते जा रहे हो कि निदान मतलब कमी का पता लगाना है, और क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? समस्या का समाधान करता है। अब आपको पता है समाधान का मतलब ये उपचारात्मक हो गया, समाधान का मतलब ये क्या हो गया? उपचारात्मक हो गया। और आप लोग नैदानिक बता रहे हो, तो यहाँ पर रूपांतरकारी हो जाएगा। रूपांतरकारी का मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना और उसमें सुधार लाना है। इसका मुख्य लक्ष्य परिवर्तनकारी या रूपांतरकारी प्रभाव उत्पन्न करना है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े और शिक्षक का कार्य अधिक प्रभावी हो। बोलो भाई, समस्या का समाधान होगा तभी तो रूपांतरकारी या परिवर्तनकारी घटना घटेगी। भाई समस्या आ गई तो इसका मतलब है कि समस्या में बदलाव करना है, परिवर्तन करना है। इसलिए आपका जवाब सही होना चाहिए कौन सा? गजनियों। अब आप लोगों का नाम भी मुझे गजनी ही देना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर वालों को तो नाम दिया हूं, थर्ड वालों को भी नाम देना ही पड़ जाएगा। ना समझ में आए तो हाई व्याख्या एकदम निहार लो, टुकुर टुकुर देख लो, बिलोई लो आंखी से। नितिन रोजे आशीर्वाद लेता है, इसको एक बोरा आशीर्वाद दे देंगे खरीद करके, आशीर्वाद आटा। आओ भैया 13 नंबर पर सामुदायिक सहभागिता में नवाचार पूछ रहा है। बताओ मास्टरों क्या उत्तर सही करोगे? सामुदायिक सहभागिता में नवाचार किसको कहते हैं? नवाचार का मतलब होता है नया आचरण। अरे तो सीरीज में नैदानिक दिया है तो हम क्या करी हैं? जवन सीरीज कह दे वह करी, हम जवन लिखल हो वह सही रही हरदम। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या होता है? जल्दी जल्दी उत्तर बताओ सभी। बहुत बढ़िया, यहाँ पर जवाब आप सभी का सही हो जाएगा कौन सा? डी वाला विकल्प। हाँ ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी रिपीटेड है। आगे बढ़ चलते हैं, सवाल अगला आता है आपके सामने, कौन सा आता है? 14 नंबर का। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? अब गलत ना करिए आप। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? जल्दी जल्दी उत्तर बताइए, देखते हैं कि कितने लोगों का उत्तर सही आता है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है इनमें से? कह रहा यस यस स्टीवंस या जेएस हेल्मस्टेडर या स्टीफन यम कोरे। यहाँ पर स्टीफन होना चाहिए, स्टीफन यम कोरे, स्टीफन यम कोरे। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा गाइज? सी विकल्प आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्टीफन यम कोरे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, और इसको मैं कई बार बता भी चुका हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताओ। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया था पहली बार? क्रियात्मक अनुसंधान का तो आपने बता दिया कि प्रवर्तक स्टीफन यम कोरे है। मैं सवाल हट करके पूछ रहा हूं कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? बहुत बढ़िया, तो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग कुर्ट लेविन ने किया था। कुर्ट लेविन ने इस शब्द का प्रयोग किया था, और शिक्षा के क्षेत्र में इसे लागू करने का श्रेय किसको जाता है? स्टीफन यम कोरे को। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का जन्मदाता कौन हो गया? स्टीफन यम कोरे हो गया। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, जलवा एकदम है। चलो भाई 15 नंबर के सवाल पर आ जाओ गाइज। 15 नंबर में कह रहा है कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु जो अनुसंधान किया जाता है वो कहलाता है। खाली प्रश्नों में एक विस्सा का लिखे हो, 1 किलोमीटर लंबा। इसका उत्तर एकदम सटीक है, सटीक उत्तर है। चलो फट से उत्तर दे दो। हाँ यहाँ पर सृष्टि ने पूछा है कि कहीं जो पीएनपी महोदय माने वो वाली बतिया। तो देखो भैया, पीएनपी वाले ने वो नहीं माना है, उत्तर काहे गलत मानेगा ये बताओ? उत्तर गलत नहीं मानेगा, परेशान ना रहो बच्चा। गलत मान ले तो हम खपड़ोई पे नाचे लगब जाएंगे एनसीईआरटी लेके। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु अनुसंधान किया जाता है, उस अनुसंधान को क्या कहते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो, विद्यालय के प्रधानाचार्य और विद्यार्थी लोग सब लोग मिल करके समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो ये शैक्षिक अनुसंधान और यानी क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत बात सही हो जाएगी बिल्कुल। बाबूराव प्रमोद सर जी पहली बार सुने हैं क्रियात्मक अनुसंधान नेम? अच्छा हमसे सुने हो, कोई बात नहीं बाबूराव। आओ भैया अति लघुतरी सवाल शुरू करें। अति लघुतरी सवाल शुरू करने से पहले एक बार फिर से विद्या कसम आप लोग वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा सेखी ना बघारो।